तो हाँ, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप लोग? और आज के हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब नर्सिंग मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 11। ठीक है। और क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? सब कुछ सही चल रहा है? हाँ। मेंटल आगरा का पोस्टिंग कैसा था? इससे पहले आगरा का पोस्टिंग कैसा था? सही था? हाँ जी। और डेट शीट भी आ चुका है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं इसे, ठीक है, ABMU अटल बिहारी वाजपेयी से, उनका डेट शीट आ चुका है। तो अब ध्यान दो, क्योंकि जस्ट एक महीने बाद ही पेपर है। और जैसे मैंने कहा था कि नर्सिंग मैनेजमेंट का टोटल 18 यूनिट्स है, और उस 18 यूनिट्स को मैं फिनिश कर दूंगा, है ना। 10 हो चुका है, 8 बचे हुए हैं, वो भी अभी जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही हैं। और मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा इस लेक्चर में, जिसके थ्रू आप ना नर्सिंग मैनेजमेंट को एकदम इजी से कर सकते हो। कुछ कॉमन पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है, तो जो हर जगह तुम लगा सकते हो उस पॉइंट्स को। ठीक है, चलो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले क्या, अब हम स्टार्ट करेंगे आज नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स मैनेजमेंट। ठीक है। थोड़ा अगर ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान से सोचो, तो ये चैप्टर हमने कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? जल्दी बताओ। अरे, इसको हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है क्या? पूरा एक सब्जेक्ट था नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का, है ना। इंटरनल मार्क्स उसका मिलता था हमें, हम कॉपी लिखते थे, उसका इंटरनल मार्क्स मिलता था हमें, है ना। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स करके था ना, जिसमें हम पढ़ते थे कंप्यूटर्स के बारे में, जैसे नर्स जो होती है वो कंप्यूटर को कैसे मैनेज करना, ठीक है, उसके कुछ एडवांटेज पढ़ते थे, कुछ उसके डिसएडवांटेज पढ़ते थे। भाई वही है, वही पढ़ना है हमें, लेकिन थोड़ा अपडेटेड फॉर्म में है। ठीक है, वहां पे हमने ए पढ़ा था, यहाँ पे तुमको A+B पढ़ना है। ठीक है, A+B=A+B। ठीक है, ये देखो। तो इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, डेफिनेशन जो है, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपको लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन आप अपने मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो बगल में तुम्हारा कोई गाइड बुक लेके नहीं बैठा हुआ है। वो कॉपी चेक करते वक्त तुम्हारे बगल में, है ना, बगल में कोई गाइड बुक या फिर नोट्स लेके नहीं बैठता है। वो नोट्स से मिलाएगा एक लाइन नहीं। भाई, उसे टाइमर मिलता है कि हाँ, इतने टाइम में इस कॉपी को खत्म करना है चेकअप करके, क्योंकि पर कॉपी के पीछे 40 रुपए मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक निकालना है। ठीक है, लूप होल निकालना है तुम्हें। जरूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा वही तुम कॉपी में छाप के आओ ना। डेफिनेशन अपने मन से बना दो। बस याद रखना कौन सा डेफिनेशन तुम नहीं चेंज कर सकते हो, कौन सा, भाई जल्दी बताओ। जो कि WHO की तरफ से मिला हुआ, यूनिसेफ की तरफ से मिला, CSF सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल कमेटी की तरफ से मिला हुआ। ठीक है, इन सब डेफिनेशन के अंदर हाथ मत लगाना। ये डिफिनेशन अगर चेंज किया तुमने भाई, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इन सब डेफिनेशन को चेंज मत करना। नॉर्मल डेफिनेशन, जैसे कि तुम्हारा नर्सिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, इन सब चीजों को तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, क्योंकि सामने लाइट जल रहा है। ठीक है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड नर्सिंग साइंस। ठीक है, नर्सिंग साइंस। तो क्या होता है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स? भाई, एक कंप्यूटर साइंस और नर्सिंग साइंस का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या मतलब? कंप्यूटर अपना अलग ही, भाई अलग ही सिस्टम है, यहाँ पे नर्सिंग का अलग ही सिस्टम है। तो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में क्या करते हैं, कंप्यूटर एंड नर्सिंग साइंस का कॉम्बिनेशन। तो मैं खुद बना के लिख सकता हूँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल एज नर्सिंग साइंस। ठीक है, डिजाइन टू असिस्ट इन द मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ नर्सिंग डाटा एंड नॉलेज। ठीक है, तो ये डिजाइन किया जाता है असिस्ट करने के लिए, क्या, नर्सिंग डाटा को, और एनहांस करता है नॉलेज को, एनहांस करता है हमारे केयर टाइम मैनेजमेंट को। ठीक है, एनहांस करता है क्वालिटी ऑफ केयर को। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद इसके कुछ डायमेंशंस होते हैं, है ना, कुछ डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन को हम पढ़ते हैं। डायमेंशन क्या होता है? देखो, डायमेंशन मेनली 3 होता है। कौन कौन सा? एक होता है नर्सिंग साइंस, एक होता है इंफॉर्मेटिक्स साइंस, और एक होता है कंप्यूटर साइंस। ये 3 डायमेंशन मिलके कहीं ना कहीं एक नर्सिंग इंफॉर्मेटिक को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन ये जो लिखा वही होगा, चेंज भी कर सकते हो अपने आप पे। नर्सिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, देखो, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं जब हम कंप्यूटर का एनहांसमेंट करते हैं या फिर उसको अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है हमारे केयर गिविंग में। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे नर्सिंग ऑफिस, जैसे आप मान लो ICU वार्ड में जा रहे हो। ठीक है, ICU वार्ड में आपने देखा होगा, तो नर्सिंग स्टेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि सारे पेशेंट का रिकॉर्ड है कि कंप्यूटर में हमने सेट करके रखा होता है। ठीक है, वो जाता, वो भी हेल्प करता है। नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। नर्सिंग रिसर्च। रिसर्च में जैसे आपने एथिक्स बना रहे हो, ठीक है, आपको रिसर्च करना है, आपकी डाटा को एनहांस करना है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में कैसे हेल्प कर देगा बताओ? पेशेंट एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस कैसे हेल्प करेगा बताओ? हमारे पास अगर पेशेंटों का डाटा रहेगा, है ना, हमारे पास पेशेंट का डाटा रहेगा, मान लो मेरे वार्ड में 15 पेशेंट हैं, है ना, जिसमें से सिर्फ 10 पेशेंट माल न्यूट्रिशन के हैं, और वो डाटा मेरे पास है,
कंप्यूटर में फीड है। तो कहीं ना कहीं जो हम हेल्थ एजुकेशन देंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, हम जो हेल्थ एजुकेशन देंगे वो देंगे भाई माल न्यूट्रिशन के ऊपर, कि अब जो माल न्यूट्रिशन है वो अपना मतलब न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाए, ठीक है, वो उसके ऊपर दे सकते हैं। पार्श पेशेंट पोर्टल, हम इसमें पेशेंट का पोर्टल भी बना सकते हैं ना। टेली हेल्थ, टेली हेल्थ का मतलब ये हो जाता है कि बैठे बैठे, जैसे अब बहुत सारे हो जाता है कि हम क्या कहते हैं कंसल्ट कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, घर पे बैठे कंसल्ट कर लेते हैं ना डॉक्टर से, उसी को कहते हैं टेली हेल्थ, ठीक है। और फिर उसके बाद एक, ये तो हमारा एप्लीकेशन खत्म होगा, एक छोटा सा हेडिंग आता है रोल ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग। अब ये बताओ, ये इतना छोटा सा टॉपिक है ना, आराम से मतलब समझ लो 10th क्लास का बच्चा भी लिख लेगा, सॉरी 10th कर रहा हूँ, जो नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का बच्चा है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का, वो भी लिख लेगा व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग। भाई सबसे पहला क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हेल्प करता है, नर्सिंग एजुकेशन में रिसर्च करने में हेल्प करता था, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बताऊं, देखो पेशेंट के जितने भी डाटा होते हैं उसको हैंडल करने में हेल्प करता है, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करवाता है, टाइम मैनेजमेंट करता है, ठीक है, एनहांस करता है एक्सेसिबिलिटी को, ठीक है। छठा पॉइंट क्या हो जाता है कि हमारे क्या कहते हैं वर्कलोड को लिमिट कर देता है, ठीक है, वर्कलोड को लिमिट वगैरह करना, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है इसके अंदर। फिर इसके बाद एक और टॉपिक आता है, वो होता है पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है। देखो पेशेंट रिकॉर्ड के ऊपर 2 नंबर इससे, हाँ 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द पेशेंट रिकॉर्ड। पेशेंट रिकॉर्ड क्या होता है, देखो पेशेंट रिकॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, सीडीएस, ठीक है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट लेने में हमें ये हेल्प करता है, ऑर्डर एंट्री में हेल्प करता है, एसेस करता है नॉलेज एंड रिसोर्सेज को, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रेट करता है कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट को, इंटीग्रेट करता है किसको, कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट को भी हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज ऑफ सीपीआर, तो मतलब क्या सर आप सीपीआर पढ़ा रहे हो क्या, अभी तक तो आपने मुझे इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ाया था, आप सीपीआर पढ़ा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, सीपीआर वो वाला सीपीआर नहीं है, वो ये सीपीआर अलग है भाई। कौन सा सीपीआर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लो, कर लिया वीडियो को पॉज कर लिया, आप सोचो क्या था, जल्दी सोचो, सोचिए, हाँ जी सोचिए। कंप्यूटर पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड पेशेंट रिकॉर्ड, सीपीआर, कंप्यूटराइज्ड पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, मैं बता दूं देखो। सबसे पहले जो एडवांटेज है वो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। दूसरा, एक्सेस, डाटा को हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाता है कि इजी एक्सेसिबिलिटी होती है, हम कहीं भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। चौथा, टाइम मैनेजमेंट होता है। पांचवा तुम्हारा हो जाता है कि क्वालिटी ऑफ केयर में भी हेल्प कर देता है, ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करूँ, नहीं, एडवांटेज में एक और हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और तुम्हारा क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट हो गया था, इजी एक्सेसिबिलिटी हो गया, एफिशिएंट वर्क, हाँ, डिक्रीज वर्कलोड होता है, एक ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि डिक्रीज करता है वर्कलोड को। डिसएडवांटेज की बात करूं मैं, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज होता है कि सब इसको चाहिए प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन या प्रॉपर कह देते हैं मेंटेनेंस कह देते हैं, ठीक है। अगर हम इस अपनी टेक्नोलॉजी को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो क्या तुम बताओ वो काम करेगा, नहीं करेगा भाई, काम सिंपल सा बंदा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज पहला हो गया। दूसरा, इसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड चाहिए। तीसरा, इसको इंटरनेट का नीड चाहिए। चौथा, इसको एक मैन पावर का नीड चाहिए। छठवां जाता है इसको मेंटेनेंस का नीड चाहिए होता है। ये सारी इसके डिसएडवांटेज होते हैं। फंडामेंटल इश्यूज ऑफ सी कंप्यूटराइज्ड पेशेंट रिकॉर्ड। फंडामेंटल इशू का मतलब हो जाता है कि ग्लोबल इशू तरीके से समझ लो, ठीक है। तो दो सबसे बड़ा इशू होता है, एक होता है डाटा एंट्री, होता है डिस्प्ले। डाटा एंट्री, अगर तुमने एरर कर दिया डाटा एंट्री में तो पेशेंट का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, है ना। डाटा डिस्प्ले, डाटा डिस्प्ले में कहीं ना कहीं एरर हो रहा, या फिर जो मालवेयर होता है, या फिर जो हमारे पास जो उसका हार्डवेयर है वही, सॉरी सॉफ्टवेयर है, उसमें ग्लिच हो गया, है ना, टेक्निकल ग्लिच हो गया, है ना, मालवेयर आ गया, उसमें वायरस वगैरह की एंट्री हो गई, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, हमारा पेशेंट रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ और नया टॉपिक, तब तक फिलहाल अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक नर्सिंग रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक नर्सिंग रिकॉर्ड क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक सिंपल से बताऊं तो एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस को हम स्टोर करते हैं। और वो स्टोर क्यों करते हैं, इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि ये टाइम को मैनेज करता है, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी डिक्रीज करने में कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट जरूरी है। तो अगर मान लो पेपर में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक नर्सिंग रिकॉर्ड के बारे में लिखना, तो ऐसे लिख देना कि इट इज अ टाइप ऑफ setup in which we store a large amount या फिर large access a large amount of file to
large amount of file in the form of electronic database to reduce the cost effectiveness and reduce the time and ensure the quality of care। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो देखो अगर हम इसमें क्या लिखा वो पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नर्सिंग रिकॉर्ड क्या होता है कि रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस आर यूजिंग दिस सिस्टम टू क्रिएट लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस एंड दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डाटा कलेक्शन। ठीक है, सिंपल सा फंडा। इसके अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, भाई फंक्शन क्या क्या होता है या फिर इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, याद रखना अगर फंक्शन आता है या फिर कंपोनेंट्स आता है दोनों की चीजें लिख कर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, फंक्शन या कंपोनेंट्स के बारे में सबसे पहला उसका होता है स्टैंडर्डाइज्ड नर्सिंग लैंग्वेज। कोई ना कोई जो अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट से जो लैंग्वेज होते हैं कहीं ना कहीं वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रिपरेशन ऑफ नर्सिंग केयर इंटरफेस, ठीक है, कहीं ना कहीं जो हमारे जितने भी हमारे क्या कहते हैं प्रोसीजर्स वगैरह को हेल्प करता है मेंटेन करने में। डेवलपिंग द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जितने भी हम डिसीजन सपोर्ट करते हैं उसमें हेल्प करता है, डिसीजन सपोर्ट में भी हेल्प करता है। ये डिसीजन हम कैसे लेते हैं नर्सिंग की फील्ड में, डिसीजन कैसे लेते हैं, पास्ट ऑन हिस्ट्री। ठीक है, हमने एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसका था क्या कहते हैं, मान लो मेरे पास एक पेशेंट आया है जिसको है डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज का पेशेंट था, तो अगर मेरे पास और मैंने उस पेशेंट को मेटफॉर्मिन दिया था और वो मेटफॉर्मिन देने की वजह से या फिर मैंने इंसुलिन थेरेपी से चलाई थी और वो इंसुलिन थेरेपी देने की वजह से वो पेशेंट कंट्रोल हो गया था, उसको डायबिटीज उसका कंट्रोल हो गया था। और वो ये मैंने 10 साल मतलब 10 महीने पहले किया था। 10 महीने बाद फिर मेरे पास कोई एक पेशेंट आया जिसको सेम कंडीशन है, बेस्ड ऑन माय पास्ट हिस्ट्री मैं उस पेशेंट को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हैं, पर हर बार नहीं करना क्योंकि पेशेंट सारे उसके फाइलें चेक होती हैं फिर उसको करते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री मैं पेशेंट को अपना हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाता है एनवायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक नर्सिंग रिकॉर्ड। ठीक है, एनवायरमेंटल हेल्प करता है ये नर्सिंग रिकॉर्ड में भी, इवेलुएट करता है कहीं ना कहीं, इवेलुएट में भी, इवेलुएशन क्राइटेरिया में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद हम एक और छोटी सी हेडिंग है, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल या फिर हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल या फिर हेल्थ रिकॉर्ड अलग अलग नाम है, मैं बताता हूँ। देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, फिर या तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं ईएमआर या फिर ईएचआर। ईएमआर का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। ईएचआर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, ईएमआर और ईएचआर के अंदर अगर मैं आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताऊं, ठीक है, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ईएचआर। ईएचआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का कंपोनेंट क्या होता है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसका, ध्यान से सुनना, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड डाटा को मेंटेन करता है, रिजल्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, ऑर्डर एंट्री मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, ये डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी में भी हेल्प करता है, पेशेंट सपोर्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस करता है, रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, धीरे धीरे बोलो, लिख लो। पहला पॉइंट है हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड डाटा, दूसरा रिजल्ट को मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ऑर्डर एंट्री मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, पेशेंट सपोर्ट में हेल्प करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में हेल्प करता है, रिपोर्टिंग एंड पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट। इसके अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। पेशेंट रिकॉर्ड को इजीली मैनेज करने में हेल्प करता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एक्सेस करता है, कोई भी पुराने फाइल को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करता है, बेटर स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करता है, पेशेंट एबिलिटी टू लॉग और सॉरी हाँ बेटर स्टैंडर्डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो एडवांटेज मैं खुद से अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ कि देखो सबसे पहले बेटर स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है, इजी एक्सेसिबिलिटी होती है फाइल्स की। ठीक है, ओल्ड डाटा को भी हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली। चौथा, 55 तक हेल्थ केयर में बेटर सपोर्ट देता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज टेलीमेडिसिन। ठीक है, टेलीमेडिसिन का मतलब सिंपल सा अगर मैं बताऊं, जैसे आप लोग ब्लिंकिट से या फिर इंस्टामार्ट से जैसे ग्रोसरी या कुछ भी खाने का सामान मंगाते हो ना, सेम ऐसे टेलीमेडिसिन होता है। ठीक है, हमने कॉल किया अपने पास वाले फार्मेसी पे या फिर हम उससे हमने कहा कि भाई ये हमने अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया उन्हें, वो उसने एकदम से दवा मुझे भेज दिया। ठीक है, उसको कहते हैं रियल टाइम। और स्टोर फॉरवर्ड का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे मान लो कोई कंपनी होती है, जिस कोई एप्लीकेशन हो जाता है, उस पर हमने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, वो प्रिस्क्रिप्शन वो पहले रीड करेंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास हमारा डॉक्टर कंसल्ट लेगा उसका, फिर उसके बाद वो दवाई मेरे पास आएगी, मतलब 2-3 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, रोकेंगे फिर भेजेंगे मुझे। ठीक है, इसको कहते हैं टेलीमेडिसिन।
ठीक है। टेलीमेडिसिन, रियल टाइम को हम कहते हैं साइनोकोरस, ठीक है, रियल टाइम को साइनोकोरस कहते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड को कहते हैं ए साइनोकोरस, ठीक है। रियल टाइम का एक बार मैं डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ कि इट कुड बी ए सिंपल एज वेल एज टेलीफोन कॉल और ए कॉम्प्लेक्स एज रोबोटिक सर्जरी, ठीक है। तो हमने कॉल किया, एकदम से मेडिसिन मेरे पास आ गया रियल टाइम, जैसे रियल टाइम में जब मान लो सर्जरी वगैरह हो रहा, एकदम से मेडिसिन आ गई। स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, इट एक्वायर्ड मेडिकल डाटा लाइक मेडिकल इमेज, बायोसाइन, एटीसी, है ना, ट्रांसमिट दिस डाटा टू अ डॉक्टर और मेडिकल स्पेशलिस्ट टू अ कन्वर्जन टाइम फॉर ऑफलाइन असेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो जितना भी प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखता है फिर उन्हें देता है, ठीक है, ये हो जाता है स्टोर एंड फॉरवर्ड में। स्कोप क्या होता है टेलीमेडिसिन का, देखो इट कैन बी, सबसे पहले देखो स्कोप क्या है, हमें इजी एक्सेस मिल सकता है मेडिसिन से। दूसरा हो जाता है हेल्थ केयर में इंप्रूव करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम डॉक्टर से अपने बातचीत कर सकते हैं। चौथा, अगर मान लो कोई ओल्ड एज है या फिर क्या कहते हैं ओल्ड एज होम जितने भी हो सकते हैं वहाँ पे भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पेशेंट जो कि अनेबल टू वॉक, नहीं चल सकता वो पेशेंट, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेली नर्सिंग की। देखो टेली नर्सिंग क्या होता है, अब हम टेली नर्सिंग की बात करते हैं। हाँ, इसके बैरियर्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द अगर हम टेली मेडिसिन की बैरियर्स की बात करें तो क्या होता है कि लाइसेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, देखो सबसे पहले लाइसेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो एक्सपायरी भी दे सकता है दवाइयाँ, है ना, ये हो सकता है। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेली कम्युनिकेशन सेटअप, हम प्रॉपर सेटअप ना हो तो भी दिक्कत होता है। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि एड्रेस का सेटअप हो जाना। चौथा पॉइंट हो जाता है कि हमारे पास एक्सेस इंटरनेट का सपोर्ट होना चाहिए, तभी हम इसका काम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके बैरियर्स हो जाते हैं। टेली नर्सिंग के नीड क्यों होता है, टेली नर्सिंग तो पता ही होगा क्यों होता है। अब टेली नर्सिंग का नीड क्यों होता है वो बताओ। देखो टेली नर्सिंग का सबसे पहले नीड होता है डेमोग्राफिक चेंज, ठीक है। क्रोनिक डिसीज एंड कंडीशन में हेल्प करता है, डेमोग्राफिक चेंज हेल्प करता है, एजुकेशन पर्पस में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन में भी ये हेल्प करता है, इसका नीड हो गया। एप्लीकेशंस की बात करूंगा या फिर स्कोप, व्हाट इज द स्कोप ऑफ टेली हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। सबसे पहला ध्यान से सुनना, लिख लो। होम केयर में हेल्प करता है, केस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, टेली टेलीफोन ट्राइएज में भी हेल्प करता है, ठीक है। मान लो कहीं आपदा आ गई, तुम नहीं जा सकते, फोन करके दवाई मंगा रहे हो या फिर टेली हेल्थ नर्स को बुला रहे हो, ये उसके लिए, ठीक है। मान लो ओल्ड एज होम है, वहां पे पेशेंट को चाहिए, या फिर जैसे कहते नहीं है क्या कहते हैं, हाँ, ओल्ड एज होम है, वहाँ पे पेशेंट हमें चाहिए, सॉरी नर्स चाहिए हमें, हमने टेली है कम्युनिकेशन के थ्रू हमने एक नर्स को असिस्ट कर लिया, ठीक है, ये सारी हो जाती है। व्हाट इज द लीगल इशू एंड एथिकल इशू रिलेटेड टू टेली नर्सिंग। लीगल इशू की बात करते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट होता है लीगल इशू क्या होता है। भाई देखो लीगल इशू में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मेंटेन पेशेंट प्राइवेसी। इसमें हमें सबसे पहले पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, वेरीफाई कंसेंट करना है, नर्सिंग लाइसेंस को मेंटेन करना है, ठीक है, मेंटेन ऑटोनोमी, है ना, प्राइवेसी वगैरह, और मेंटेन करना है पेशेंट इंटीग्रिटी को, ठीक है। पेशेंट की इंटीग्रिटी को भी इसमें मेंटेन करके हमें चलना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा यूनिट 10 फिनिश। इसका अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स टेलीग्राम के चैनल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा चैप्टर फिनिश। इसके बाद जो चैप्टर 11 फिनिश हो जाता है, ठीक है। चैप्टर 12 क्या होने वाला है, चैप्टर 12 जो होगा हमारा वो होगा पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा, ये बहुत इजी हो जाएगा, उससे भी हम फटाफट ही खत्म कर लेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।